आप सभी का इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और एक अपील के साथ बुलेटिन की शुरुआत की। हमें मास्क को उतारना नहीं है जब तक कोरोना महामारी के खिलाफ ये जंग हम जीत न जाए। न्यूज 18 एक मुहिम चला रहा है। इस मुहिम का नाम है मास्क पहनो इंडिया। आप खुद ये प्रण लीजिए कि जब तक महामारी है तब तक आप मास्क नहीं उतारेंगे। जब भी घर से बाहर जाएंगे तो मास्क जरूर लगाएंगे। और अब बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्म है। 2022 की बिसात बिछ चुकी है और नए सियासी दांव खेले जा रहे हैं। हम आपको 4 तस्वीर दिखाएंगे, एक एक कर ये 4 तस्वीर आपके सामने। लखनऊ से सबसे पहले ये तस्वीर जहां पर बीजेपी और आरएसएस की समन्वय बैठक चल रही है। 2022 के चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। तो वहीं दूसरी तस्वीर बीएसपी अध्यक्ष मायावती की, जिन्होंने खेल दिया है ब्राह्मण कार्ड। 2007 की तर्ज पर एक बार फिर मायावती ब्राह्मण दलित समीकरण को साधने में जुट गई हैं। तो वहीं पर कल से शुरू होने जा रहा है संसद का मॉनसून सत्र और उससे पहले आज विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी अपनी रणनीति तैयार कर ली है। और मॉनसून सत्र से पहले आज ऑल पार्टी मीट बुलाई गई, जहां पर पीएम ने सभी से अपील की कि इस सत्र को स्वस्थ और सार्थक बहस के रूप में देखा जाना चाहिए। और बात अब यूपी विधानसभा चुनाव से पहले जो जोड़ घटाव इस वक्त चल रहा है उसकी कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आरएसएस और बीजेपी की एक बैठक लखनऊ में चल रही है। सुबह से ही ये बैठक जारी है। इस मीटिंग में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा मौजूद हैं। संघ और सरकार के समन्वयक अरुण कुमार भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। और इस मीटिंग में 2022 की रणनीतियों को लेकर चर्चा हो रही है। बैठक में यह तय किया गया कि योगी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना है। यूपी में संगठित अपराध रोकने के लिए सख्त कार्रवाई, धर्मांतरण रोकने के लिए कानून, संघ और संगठन के बीच बेहतर सामंजस्य बना रहे, इसे लेकर भी चर्चा हुई है। तो जो सबसे अहम मुद्दा है आज की मीटिंग में बीजेपी और संघ के बीच वो ये कि यूपी सरकार ने जो काम किए हैं किस तरीके से वो पब्लिक के बीच पहुंचाया जाए। अनामिका सिंह हमारी सहयोगी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अनामिका, क्या कुछ और बातें हुई हैं बैठक के अंदर? देखिए, मैंने कहा आज दिन भर बैठकें चलती रही, मंथन चलता रहा। 2022 का चुनाव पूरा का पूरा फोकस रहा इस बैठक के बीच में। जो सेंट्रल था वो 2022 के चुनाव की तैयारियां थी। लिहाजा संघ से लेकर सरकार से लेकर संगठन तक के पदाधिकारी इस बैठक का हिस्सा रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 2 बजे से पहले इस बैठक में पहुंच गए। डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी इस बैठक का हिस्सा रहे। संगठन की ओर से तमाम लोग बैठे रहे। एजेंडा सिर्फ और सिर्फ एक था कि 2022 के चुनाव से 6 महीने पहले स्ट्रेटेजी कैसे तय की जाए, ताकि अगर विपक्ष की कुछ मुद्दों को लेकर हमलावर होता भी है तो सरकार के पास इस बात का जवाब रहे कि कोरोना से लेकर तमाम मुद्दों पर सरकार ने किस तरीके से काम किया है। वही संगठन की ओर से ये बताया गया कि संगठन ने आगामी 3-4 महीनों के लिए जो प्लान तैयार किया, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव में जो जीते नेता हैं या बीडीसी सदस्य है या ब्लॉक प्रमुख है, उनका सम्मान समारोह किया जाएगा, बूथों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। तो बहुत सारे प्रोग्राम जो संगठन की ओर से करवाए जाएंगे अगले 3 महीने में, उसका प्रारूप, उसकी रूपरेखा रखी गई। वहीं ये भी देखा गया, बताया गया सरकार की योजनाओं को लेकर कि अभी किन योजनाओं पर ज्यादा काम करने की जरूरत है और 6 महीने में सरकार को किन मुद्दों पर ज्यादा फोकस करना है। इसके अलावा संघ की ओर से ये भी कहा गया कि धर्मांतरण एक बेहद गंभीर मुद्दा है जिसको लेकर सरकार को गंभीर होना चाहिए और ऐसी घटनाएं कम से कम एक समाज में भय का माहौल व्याप्त करती हैं। लिहाजा ये मुद्दे जो है काफी प्रभावी होने वाले हैं आगामी चुनाव में। बिल्कुल। और अनामिका, जैसा कि ये माना जाता है कि संघ की पकड़ ग्राउंड जीरो तक होती है और ऐसे में लोगों के बीच किसी भी मुद्दे, चाहे वो कानून का मसला हो, धर्मांतरण का मसला हो या फिर कोरोना का मसला हो, उसे लेकर लोगों की राय क्या है, सोच क्या है, इसकी जानकारी को संघ को कहीं ज्यादा होती है। और संघ की ओर से जो राय रखी जाती है पार्टी के अंदर, बीजेपी के अंदर, तो उसका बहुत महत्व उसे दिया जाता है। और आज की मीटिंग में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। धन्यवाद इस वक्त आपका पूरी जानकारी देने के लिए। और अब बात मायावती की करते हैं। ब्राह्मण सम्मेलन करेंगी मायावती, बीएसपी अध्यक्ष ने साफ कर दिया है। ब्राह्मणों को अपने पाले में लाना है, रणनीति बन चुकी है। मायावती ने कहा कि पिछले चुनाव में ब्राह्मण बीजेपी के बहकावे में आ गए थे, जो अब पछता रहे हैं। मायावती ने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों को फिर से उनके साथ आ जाना चाहिए। बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत अयोध्या से होगी और इसकी जिम्मेदारी सतीश चंद्र मिश्र को दी गई है। मायावती ने ब्राह्मण कार्ड पर बीजेपी और एसपी ने भी अब इस मायावती के कार्ड पर प्रतिक्रिया दी है।
और चलिए अब आपको बताते हैं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने कौन सी 10 बड़ी बातें कही हैं। आज उन्होंने कहा कि जब अब ब्राह्मण बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, ये बात उन्होंने साफ साफ कही। ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए बीएसपी का अभियान, जो कि 23 जुलाई को अयोध्या से शुरू होगा, ये अभियान सतीश मिश्र जो कि ब्राह्मण चेहरा है बीएसपी में, उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है इस अभियान की। 23 जुलाई से 29 जुलाई तक ब्राह्मण सम्मेलन अलग अलग जगहों पर होगा। 9 जिलों में आयोजित किया जाएगा ब्राह्मण सम्मेलन, 6 जिलों में होगा ब्राह्मण सम्मेलन। ब्राह्मणों का हित बीएसपी के साथ है, ये मायावती ने कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ब्राह्मण समाज ने बीजेपी को वोट देकर गलती की है, बीजेपी ने ब्राह्मण समाज को धोखा दिया है। बीएसपी ब्राह्मणों का विश्वास हासिल करेगी, यानी कि फॉर्मूला अब बीएसपी का पूरी तरह से साफ होता नजर आ रहा है। दलित प्लस ब्राह्मण, ये जो फॉर्मूला बीएसपी का पुराना फॉर्मूला, उसी पर वो आगे बढ़ेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये ब्राह्मण समाज के लोग जो इन्होंने पिछले चुनाव में इनको इनके बहकावे में आकर अपना वोट देकर इनकी सरकार बना दी थी पूरे 5 साल के लिए, अब वो पछता रहे हैं। लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये लोग इनके किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आएंगे और इसका एहसास कराने व इनको सन 2007 की तरह फिर से बीएसपी में जोड़ने के लिए इसी महीने 23 जुलाई से मेरे दिशा निर्देशन में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में इनकी धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान में रखकर ये अभियान अयोध्या से शुरू किया जा रहा है। जिस तरह से ब्राह्मण समाज ने 2007 में बहुजन समाज पार्टी का साथ दिया था, जिसके कारण वो सत्ता में आई, अगर उन्होंने ब्राह्मणों का जो वादा किया था, उनका सम्मान किया होता, उनका हक दिया होता, तो शायद 2012 में दोबारा सत्ता में आती। ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी से नाराज है कि जिस तरह से उनका राजनीतिक उपयोग करके उनको छोड़ दिया। जैसे चुनाव आता है हर पार्टी अपने हिसाब से राजनीति करती है, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सभी पार्टियां लड़ती हैं, सबका अपना अपना एजेंडा होता है। समाजवादी पार्टी हमेशा समाज के विकास की राजनीति करती है, समाज में हर व्यक्ति को न्याय दिलाने की बात करती है, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की बात करती है, महंगाई कम करने की बात करती है, किसानों के सम्मान की बात करती है, कैसे महिलाओं को सम्मान मिले, कैसे यहाँ पे समाज के अंदर हर व्यक्ति सुरक्षित रहे, कैसे उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। समाजवादी का मुद्दा ही होता है कि समाज में विकास की राजनीति करना, उत्तर प्रदेश को आगे ले जाना, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना, यही हमारी समाजवादी पार्टी की राजनीति है। इधर सोमवार से संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है और सत्र के दौरान केंद्र सरकार वित्त से जुड़े 2 विधेयक पास कराएगी। इसी के साथ 29 और विधेयकों को संसद में पेश करने की भी तैयारी है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान ये जानकारी दी है। इसमें 6 अध्यादेश हैं जो बजट सत्र के बाद पारित किए गए थे और वित्त से संबंधित 2 विधेयक हैं। संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है। उससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। केंद्र सरकार ने विपक्षी नेताओं के साथ बैठक की, साथ ही विपक्ष से मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने की अपील की। बैठक में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल संसद भवन पहुंचे। इसके अलावा हरसिमरत कौर, मनसुख मंडाविया, अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे, पशुपति पासवान, संजय राउत समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, जनप्रतिनिधियों का, विशेषतः अपोजिशन का जो प्रतिनिधि है, उनका सजेशन बहुत वैल्यूएबल रहता है। सभी जनप्रतिनिधियों का सजेशन वैल्यूएबल रहता है क्योंकि जमीन से आते हैं। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान संसद में 19 दिन कामकाज होगा। कोरोना की दूसरी लहर के बाद ये संसद का पहला सत्र होने जा रहा है। मानसून सत्र के इस बार हंगामेदार होने की आशंका है। विपक्षी पार्टियां बीजेपी सरकार को पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, कोविड और वैक्सीन की किल्लत, विदेश नीति, राफेल डील समेत कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर चुकी हैं। तो पूरी आशंका है कि संसद का मॉनसून सत्र वो हंगामेदार रहने वाला है, लेकिन आज की ऑल पार्टी मीटिंग के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भरोसा दिलाया कि सरकार और विपक्ष मिलकर संसद को सुचारू रूप से चलाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि इसका भरोसा नेताओं ने उन्हें दिलाया है। साथ ही नेता अपने इलाके के मुद्दों को भी उठाएंगे।
13 अगस्त तक चलेगा। कुल 19 बैठकें होंगी। कोरोना प्रोटोकॉल और स्वास्थ्य मानकों का व्यापक इंतजाम के साथ ये सत्र चलेगा। आज सभी दलों के नेताओं के साथ चर्चा हुई है। सभी नेताओं ने विभिन्न मुद्दे रखे हैं। मेरी कोशिश होगी कि सरकार और प्रतिपक्ष दोनों मिलकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो। और इधर कोरोना को देखते हुए योगी सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वालों पर कोरोना को लेकर सख्ती बढ़ा दी है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका तेजी से बढ़ती दिख रही है। ऐसे में सरकार उन लोगों से आरटी-पीसीआर रिपोर्ट मांग रही है जो दूसरे राज्यों से आने वाले हैं। सरकार ने शर्त रखी है कि 3% पॉजिटिविटी रेट वाले राज्यों को योगी सरकार के आदेश का पालन करना होगा। साथ ही 4 दिन पुरानी रिपोर्ट मान्य नहीं होगी। इस शर्त में उन लोगों को छूट दी गई है जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है। पुलिस की कार्रवाई न करने से नाराज कांग्रेस का एक कार्यकर्ता कुणाल दीक्षित लखनऊ के जियामऊ में पानी की टंकी पर चढ़ गया। जमकर उसने हंगामा किया। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए। पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची तब इसे नीचे उतारा जा सका। कुणाल दीक्षित का आरोप है कि कुछ दिन पहले उसके साथ कांग्रेस ऑफिस के अंदर मारपीट हुई थी और इसी मसले को लेकर उसने एफआईआर भी दर्ज करवाई थी, लेकिन अभी तक पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से वो नाराज था। कांग्रेस महासचिव को अब मौके पर बुलाने की मांग कर रहा था और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा था। हम आज ये चाहते हैं कि पिछले महीने की 29 तारीख को हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया गया, जिसकी पूरी रिकॉर्डिंग सीसीटीवी हमने जो आईओ हैं उनको दे दी है, लेकिन अभी तक अजय लल्लू जी से और आरोपियों से संदीप सिंह और जो और आरोपी हैं किसी से के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ। मैंने पार्टी के सभी फोरम पे इवन प्रियंका जी को व्हाट्सएप तक किया है, ठीक है, वो सारी चीज़ें पढ़ती रहीं, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। चित्रकूट में शबरी जलकुंड के तेज बहाव में डूबने की वजह से 3 सैलानियों की जान चली गई, जबकि एक युवक को गोताखोरों ने बचा लिया। इन लोगों को आनन फानन में इस शख्स को हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसकी हालत काफी खराब बताई जा रही है। गोताखोरों ने जलकुंड से एक युवक का शव बरामद कर लिया है। घटना की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया। चारों युवक यहां पर नहाने के लिए आए थे। ये सभी बांदा जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पहले भी शबरी जलकुंड पर इस तरह के हादसे हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने अब तक हादसों से कोई सबक नहीं लिया। 4 लोग डूबे थे, जिसमें एक को बचा लिया गया, 2 की हॉस्पिटल में डेथ हुई और एक की बॉडी जो है काफी देर बाद मिली, वो मृत अवस्था में मिली। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आगे से ये ध्यान दिया जाएगा कि इसमें क्या सावधानियां बरती जा सकती हैं। उधर बलरामपुर में भी एक हादसा हुआ। यहां पर एक टूरिस्ट बस बेकाबू होकर पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए पुल से नीचे लटक गई। लटकती बस से यात्रियों को बाहर निकाला गया। एक बड़ा हादसा होने से यहां पर टला है। बताया ये जा रहा है कि घटना पचपेड़वा थाना क्षेत्र के रामनगर की है, जहां पर एक बाइक को बचाने के चक्कर में बस दूधिया पहाड़ी नाले पर बने पुल की रेलिंग को तोड़ती हुई नीचे लटक गई। बस में कुल 35 यात्री हादसे के वक्त सवार थे। उन सभी को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। बस को भी क्रेन की मदद से बाहर सड़क पर लाया गया। यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे। खबर चंदौली से, जहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर कर्मचारियों के ऊपर से ट्रेन गुजरने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें रेलवे अधिकारियों में अब खलबली मच गई है। हालांकि घटना के 2 दिन हो जाने के बाद अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। दरअसल हल्दिया से आनंद विहार जा रही स्पेशल ट्रेन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर पहुंची। जांच के दौरान कैरेज एंड वैगन विभाग के कर्मचारियों ने देखा कि ट्रेन से स्लीपर कोच S5 के नीचे हार्ट एक्सल का नट ढीला है। इसके बाद 2 कर्मचारी कोच के नीचे जाकर इसे ठीक करने लगे और इसी बीच ट्रेन चल पड़ी। एक बड़ी लापरवाही। गनीमत रही कि इस लापरवाही में किसी के जान को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये एक बड़ी लापरवाही है।
इधर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही कानपुर देहात की तस्वीरों पर पुलिस का दावा है कि उनकी टीम किसी आरोपी को पकड़कर थाने ला रही थी और इसी दौरान आरोपी के परिजनों ने हंगामा किया। तस्वीर में दिख रही महिला पुलिसकर्मी से उलझ गई। इस विवाद से जुड़ी तस्वीर किसी ने वायरल की है। पूरे मामले में पुलिस के आला अधिकारियों ने सभी पहलुओं से जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। जो आरोपी है जिसको पकड़ के ला रही थी पुलिस, उसके घर के लोग, उसके परिजन बाहर निकल आए और पुलिस के साथ जो है वह बदतमीजी करने लगे और उसी बदतमीजी के क्रम में दोनों पुलिस के साथ उनकी कहासुनी हुई और उसी दौरान यह फ़ोटो जो है ले ली गई है। दूसरी तरफ जो महिला का कहना है, उसका ये कहना है कि पुलिस ने हमारे साथ बदतमीजी की है, हमारे साथ हमारे जो परिजन है उसको ज़बरदस्ती ले जा रही थी। इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जा रही है और जो भी सही तथ्य होंगे उसके आधार पर जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई और विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और इसी मसले पर कानपुर देहात पुलिस ने एक ट्वीट भी किया है जिसमें लिखा है कि पुलिस की टीम एक आरोपी को पकड़ने गई थी और इसी दौरान आरोपी के परिजनों ने हंगामा किया। तस्वीर में दिख रही महिला पुलिसकर्मी से उलझ गई और चौकी इंचार्ज का गिरबान भी खींचने लगी, जिससे महिला और चौकी इंचार्ज दोनों साथ में नीचे गिरे। इसी से जुड़ी तस्वीर वायरल की जा रही है जो कि घटना को अलग तरीके से दिखा रही है। ये तस्वीर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद